हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई। ये चैप्टर के अंदर बेसिकली अपने को 3 सेक्शन पढ़ने हैं। सेक्शन 12, सेक्शन 13 और सेक्शन 14। सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स की बताता है और सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज की बताता है और सेक्शन 14 चेंज इन टैक्स ऑफ रेट के केस में टाइम ऑफ सप्लाई बताता है। सेक्शन 12 ने कहा गुड्स की टाइम ऑफ सप्लाई ये सेक्शन बताएगा। सब सेक्शन 1 ने यही बोला कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी डिटरमाइंड इन दिस सेक्शन। सब सेक्शन 2 ने कहा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मली क्या रहेगी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में गुड्स टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स डेट ऑफ इन्वॉइस या फिर लास्ट डेट जब तक आपको इन्वॉइस इशू कर देना चाहिए था। तो वो लास्ट डेट कौन सी है सेक्शन 31 के अंदर जिस तक आपको इन्वॉइस इशू करना पड़ता है जीएसटी के अंदर। तो जहाँ पर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है तो बिफोर मूवमेंट या फिर ऑन मूवमेंट के टाइम पर आपको इन्वॉइस इशू करना पड़ता है। और अदर केसेस में जब भी आप उसको कस्टमर को या फिर रेसिपेंट जो है उसको गुड्स को अवेलेबल करवा देते हो या डिलीवरी करते हो तो उस टाइम पे आपको जीएसटी का इन्वॉइस इशू करना होता है। और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में आपको इन्वॉइस इशू कब करना होता है, या तो आपने कोई ड्यू डेट्स फिक्स की हुई हैं तो उस केस में आप उन रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स से पहले या ड्यू डेट्स तक आपको इन्वॉइस इशू करना पड़ेगा। अगर वो फिक्स नहीं किए गई हैं तो जब भी आप पेमेंट रिसीव करोगे अपने बायर से उससे पहले आपको जीएसटी का इन्वॉइस इशू करना पड़ेगा। और या फिर अगर वो गुड्स की पेमेंट जो है वो लिंक है किसी इवेंट के कंप्लीशन से तो उस इवेंट के कंप्लीट होने से पहले या इवेंट के कंप्लीट होने तक आपको इन्वॉइस इशू करना पड़ेगा। तो नॉर्मली ये था, हमने पढ़ लिया। उसके बाद कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है तो वो कैसे, उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई करने वाली है डेट ऑफ इन्वॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन इसमें एक नोट है, स्मॉल एडवांसेस अप टू रुपीज़ 1000 नो जीएसटी ऑन एडवांस। आपको एडवांस पर टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने किसी से 1000 तक का एडवांसेस लिया है। अब यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? डेट ऑफ पेमेंट का मतलब इस पूरे टॉपिक में डेट ऑफ पेमेंट का मतलब यही रहने वाला जो मैं अभी बताने वाला हूँ। डेट ऑफ पेमेंट मतलब है डेट ऑफ अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। जिस दिन आपने अमाउंट को अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया या फिर एक्चुअली आपके बैंक में पैसा क्रेडिट हो गया, इन दोनों डेट में से जो भी डेट पहले होगी वो आपकी डेट ऑफ पेमेंट मान ली जाएगी। सबसेक्शन 2 ने फॉरवर्ड चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई बताई थी। सबसेक्शन 3 रिवर्स चार्ज के केस में बात करता है। रिवर्स चार्ज के केस में 3 इवेंट है बेसिकली, जिस दिन आपको डेट ऑफ गुड्स रिसीव या फिर डेट ऑफ पेमेंट और 31st डे फ्रॉम इनवॉइस डेट, इन तीनों डेट में से जो भी पहले आ जाती है वो डेट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई रहने वाली है। अब सबसेक्शन 4 ने क्या बोला? सबसेक्शन 4 ने टाइम ऑफ सप्लाई फॉर कूपन्स एंड वाउचर्स को डिफाइन किया। इफ़ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इशू, आपने जिस टाइम वाउचर को या कूपन को इशू किया उसी टाइम आपको सप्लाई पता थी उसकी, तो डेट ऑफ इशू ही क्या हो जाएगी आपकी? डेट ऑफ इशू ही आपकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। अगर नॉट आइडेंटिफाइबल थी तो डेट ऑफ रिडम्पशन आपकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। सबसेक्शन 5 टाइम ऑफ सप्लाई इन रेसिडुअल केसेस। अगर आपकी टाइम ऑफ सप्लाई ऊपर के सबसेक्शन 2, 3, 4 में कवर नहीं होती तो इस वाले सबसेक्शन से आपकी टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगी। अगर एसएससी को रिटर्न फाइल करने की नीड थी तो ड्यू डेट जो थी उसकी वही टाइम ऑफ सप्लाई मान, और रिटर्न भी फाइल करने की नीड नहीं तो जिस दिन उसने डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, जिस दिन उसने टैक्स पेमेंट कर दिया वही उसकी टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। सबसेक्शन 6 ने कहा टाइम ऑफ सप्लाई फॉर इंटरेस्ट और डिले पेमेंट चार्जेस। आपने जो भी डिले पेमेंट या फिर इंटरेस्ट चार्ज किया अपने कस्टमर से फॉर लेट पेमेंट के लिए आपने जो भी इंटरेस्ट या फिर डिले पेमेंट चार्जेस लगाए उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगी? जिस दिन वो आपको एक्चुअली रिसीव हो गया, जिस दिन वो इंटरेस्ट या फिर आपको लेट पेमेंट चार्जेस उससे एक्चुअली रिसीव हो जाएगा वो डेट आपकी उसकी टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। अब सब सेक्शन 13 बोलता है
टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात करता है ये। सर्विसेज में सबसे पहले बोला कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस शैल बी डिटरमाइन इन दिस सेक्शन। सबसेक्शन 2 ने कहा टाइम ऑफ सप्लाई फॉरवर्ड चार्ज की बात करता है, वहाँ पे ये भी फॉरवर्ड चार्ज की बात करता था, ये गुड्स की बात करता था, ये सर्विसेज की बात करता है। आपको सबसे पहले देखना इनवॉइस आपका क्या सेक्शन टाइम लिमिट के विदिन हो गया, जो सेक्शन 31 में लिमिट दी हुई है इनवॉइस इशू करने की, क्या उसके विदिन हो गया या नहीं हुआ। तो सर्विस कंप्लीट होने के 30 डेज़ के अंदर आपको क्या करना होता है, इनवॉइस इशू करना पड़ता है। तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपने इनवॉइस को टाइम लिमिट के अंदर इशू कर दिया। अगर आपने टाइम लिमिट के अंदर इशू कर दिया तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट में जो भी पहले वाली डेट होगी उसको ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अगर आपने टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग इशू नहीं किया इनवॉइस अपना टैक्स इनवॉइस, तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, जिस दिन आपकी सर्विसेज कंप्लीट हो जाती है या फिर जिस दिन आपको पेमेंट मिल जाती है, उन दोनों दिन में से जो सी भी डेट पहले आएगी उस डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। सबसेक्शन 3 ने कहा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन फॉर रिवर्स चार्ज। यहाँ पे बोला इसने डेट ऑफ पेमेंट, जो जिस भी दिन आपका पेमेंट मिल गया, और पेमेंट का मतलब यही है जो मैंने यहाँ पर बताया था आपको, ये वाला जिस दिन आपके अकाउंट में पैसा आ गया या फिर जिस दिन आपने अपने अकाउंट में पेमेंट रिकॉर्ड कर ली, उन दोनों डेट में से जो भी डेट पहले आएगी वो आप डेट ऑफ पेमेंट में मानोगे। या फिर 31 डेज फ्रॉम इनवॉइस, यहाँ पर क्या था 31 था, यहाँ पर 61 है। गुड्स के केस में 31 और सर्विसेज के केस में 61 डे फ्रॉम द इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर को आपको टाइम ऑफ सप्लाई मान लेना है। सबसेक्शन 13 के सबसेक्शन 4, 5, 6 सेम क्या है, सेम टू सेम एज सेक्शन 12, तो इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यही बात करेंगे कि अगर टाइम ऑफ सप्लाई कूपन और वाउचर्स के बारे की क्या होगी। टाइम ऑफ सप्लाई अगर कूपन अगर आपके सर्विसेज के अगेंस्ट में रिडीम होंगे, अगर उनकी सप्लाई आपको आइडेंटिफाइबल है तो इशू की डेट को ही आपको क्या ले लेना है, टाइम ऑफ सप्लाई लेना है। अदरवाइज आपको रिडम्पशन की डेट को टाइम ऑफ सप्लाई लेना है। और रेसिडुअल केसेस में आपको अगर रिटर्न फाइल करने की नीड थी तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न को आपको टाइम ऑफ सप्लाई लेना है। अदर केसेस में डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स को टाइम ऑफ सप्लाई लेना है। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर इंटरेस्ट और डिले पेमेंट चार्ज फ्रॉम कस्टमर्स, जो भी आपने अपने कस्टमर से डिले पेमेंट चार्ज लिए या इंटरेस्ट कलेक्ट किया तो उसकी जो टाइम ऑफ सप्लाई आएगी वो एक्चुअली जब आपको रिसीव हो जाएगा इंटरेस्ट उस दिन को माना जाएगा। अब सेक्शन 14 लास्ट सेक्शन इस टॉपिक का बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई व्हेन टैक्स रेट इज़ चेंज। अगर आपकी टैक्स रेट चेंज हो जाती है तो आप टाइम ऑफ सप्लाई क्या लोगे। तो सबसे पहले आपको देखना गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड आपने कब किए। गुड्स और सर्विसेज आपने सप्लाई कर दिए थे टैक्स रेट बदलने से पहले या टैक्स रेट बदलने के बाद, दोनों में से आपको चेक करना है कि आपने कब किया था, अगर पहले कर दिए थे या बाद में किया था। तो पहले कर दिए थे तो फिर आपको इसमें 3 केस बनेंगे कि आपने इनवॉइस की डेट चेक करनी है और पेमेंट, इनवॉइस और पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट। इनवॉइस भी आपने पहले कर दी रेट चेंज होने से पहले, इनवॉइस भी आपने पहले इशू कर दिया रेट चेंज होने से पहले, और रेट चेंज होने से पहले आपने पेमेंट कर दी। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहने वाली है, इनवॉइस और पेमेंट की जो डेट है उनमें से जो भी पहले वाली डेट होगी वो टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। केस 2 बनेगा जब आपने इनवॉइस तो पहले इशू कर दिया लेकिन पेमेंट आपके पास बाद में आई, तो डेट ऑफ इनवॉइस आपकी क्या बन जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई। अब डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस आपने कभी इशू कर दिया था, बाद में इशू किया टैक्स रेट बदलने के बाद, लेकिन आपने पेमेंट आपको पहले ही रिसीव हो गई थी, तो डेट ऑफ पेमेंट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी और ओल्ड रेट इस पर अप्लाई हो जाएगा। सेकंड केस बनता है गुड्स और सर्विसेज आपने जो सप्लाई किया ना वो टैक्स की रेट बदली, टैक्स की रेट मान लो बदली 4 मई से, 4 महीने के बाद जो आपने गुड्स और सर्विसेज सप्लाई किए थे 4 मई के बाद। अब उसमें भी 3 केसेस बनेंगे। मान लो कि आपने इनवॉइस की डेट, आपके इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट का दोनों ही क्या है 4 मई से पहले किया, मतलब रेट जिस दिन चेंज हुआ टैक्स का उस दिन से पहले किया, तो दोनों में से जो भी पहले वाली डेट आएगी वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। उसके बाद आपने इनवॉइस तो रेट बदलने से पहले की डेट पे इशू कर दिया था लेकिन पेमेंट आपको पेमेंट आपने बाद में करी है, तो डेट ऑफ पेमेंट को आपको क्या लेना पड़ेगा, टाइम ऑफ सप्लाई लेना पड़ेगा। अब आपने इनवॉइस बाद में इशू किया, मतलब रेट बदलने के बाद, ये ए का मतलब यहाँ पे आफ्टर है और बी का मतलब बिफोर है।
ठीक है। तो आपने डेट ऑफ इनवॉइस इशू कब किया? आफ्टर द चेंज ऑफ टैक्स रेट, जिस दिन बदला उसके बाद आपने इनवॉइस को इशू किया, और लेकिन पेमेंट आपको टैक्स रेट बदलने से पहले आ गई थी। तो डेट ऑफ इनवॉइस को आपको क्या लेना है? टाइम ऑफ सप्लाई देना है, और यहाँ पे न्यू टैक्स की रेट लगा देनी है। अब डेट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अमाउंट एक्चुअली क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर वाली डेट को आपको डेट ऑफ पेमेंट कंसिडर करना है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इफ़ द अमाउंट इज़ नॉट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट, अगर आपके बैंक अकाउंट में 4 वर्किंग डे के अंदर पैसा नहीं आता है, कि किधर से 4 वर्किंग डेज, द डेट ऑफ चेंज इन टैक्स रेट, जिस दिन टैक्स की रेट बदली है उसके 4 वर्किंग डेज के अंदर आपके बैंक में पैसा नहीं आता, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? डेट ऑफ पेमेंट आपकी इक्वल टू हो जाएगी अमाउंट एक्चुअली क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट। तो डेट ऑफ पेमेंट आपको लेके चलना है जिस दिन आपके बैंक में एक्चुअली पैसा आ गया। तो यहाँ पे हमारे सारा सेक्शन ख़त्म हो जाता है। इसका पूरा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पूरा रिवाइज कर लिया, सेक्शन 12, 13, 14।